दोस्तों हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट क्यों नहीं रुक रही है, इसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे कुछ मार्केट एक्सपर्ट है जो कह रहे हैं कि इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय ये बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि जितने भी बड़े आईपीओ आए सब ने लोगों को मायूस किया, जिसका एक ज़बरदस्त हाइप क्रिएट हुआ। लोगों को लगा कि इस आईपीओ में पैसे कमाएंगे, लेकिन उसका उलट हुआ। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बनी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे नोमुरा बहुत ज़्यादा बुरी है इसको लेकर, और आने वाले इसमें इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर बता रहे। क्या वाकई में ऐसा संभव है? अब रिजल्ट भी है हमारे सामने आने वाला Q2 का, क्या वहाँ से इसको एक ट्रिगर मिल सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इंडिया के अंदर कार मेकर ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है मारुति सुजुकी के बाद, और काफ़ी शानदार बिजनेस है। आने वाले समय क्या इसका बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले। इस समय BSE सेंसेक्स ज़बरदस्त गिरावट की चपेट में 79,245 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। 819 पॉइंट की भारी गिरावट, यानी 1.02% गिरा है BSE सेंसेक्स। बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार गिर रहा है। अब आप देख सकते हो कि इंट्राडे में आज 80,187 के स्तर पर शुरुआत हुई थी, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गिरावट बहुत ज़्यादा है। करीब 1000 पॉइंट के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि लगातार धुलाई हो रही है बाजार की। और सबसे जो बड़ी बात है निफ्टी ऑटो, वहाँ पर तो बहुत ही भारी गिरावट है। 23,612 के स्तर पे 711 पॉइंट की गिरावट है, यानी 2.93% डाउन है निफ्टी ऑटो। तो बाजार भले ही 1% गिरा हो, लेकिन निफ्टी ऑटो में 3% के आसपास की बड़ी गिरावट है। और नतीजा ये है कि हुंडई मोटर भी रिकवर नहीं हो पाया आज, वरना यहाँ से बाउंस बैक की संभावना बन जाती। लेकिन पूरा ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में। तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 1871 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 1884 का हाई भी बन गया, लेकिन जैसे बाजार में गिरावट का माहौल शुरू हुआ, एक तरफा गिरावट शुरू हुई, ये स्टॉक नीचे आ गया और 1783 का इसने इंट्राडे का आज लो बनाया। यह एक बिल्कुल नया लो बना, और इस समय 1827 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.35% की गिरावट है। तो ये क्लियरली गिरावट की वजह बाजार की भारी भरकम गिरावट है। अब आप देख सकते हो इसका 1884 का इंट्राडे का हाई बना, और लो था वो 1783, यानी लगभग 100 रुपये का अप डाउन देखने को मिला। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 1970 इसका एक ऑल टाइम हाई प्राइस है, IPO प्राइस है, और उस लेवल को इसने पार किया ही नहीं। लगातार स्टॉक दबाव में। तो ये देख सकते हो कि आखिर ये IPO फ्लॉप क्यों हुआ था, क्यों लोगों ने इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्यों इसमें लोगों ने इतनी रुचि नहीं दिखाई। तो इसके पीछे वजह बताई गई कि इसका जो वैल्यूशन है वो काफ़ी महंगा था IPO का, और दूसरी तरफ ये पूरा का पूरा इसका जो IPO था वो OFS था, यानी ऑफ़र फॉर सेल। और ऐसे जब IPO कोई आते हैं यानी, तो उसमें लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये सारा जो पैसा है वो प्रमोटर ले जाएगा। ऐसे में निवेशक ऐसे किसी OFS वाले IPO में दांव लगाने से झिझकते हैं, क्योंकि इस पैसे के माध्यम से वो किसी तरह का कोई अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, बल्कि अपने खुद के अकाउंट में पैसा जा रहा है। इसी वजह से लोगों ने इसको रेस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। अब LIC का IPO जो आया था, इससे जो छोटा IPO है, ये तो सबसे बड़ा IPO साबित हुआ। इंडिया का सबसे बड़ा IPO हुंडई मोटर का, उससे पहले LIC का IPO था, और ये 20,000 करोड़ के आसपास का IPO था। तो उसने भी एक देख सकते हो कि जो सब्सक्रिप्शन तो 3 गुना हुआ था, अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी था। लेकिन देख सकते हो कि भारी भरकम IPO होने की वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्टिंग फ्लॉप हो गई। तो कुल मिला के देखते जो ब्रोकरेज हाउस उसमें तो बुरी तरह से वहाँ पे गलत साबित हो, क्योंकि उनके हिसाब से लिस्टिंग अच्छी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। LIC जैसा शेयर भी धराशायी हुआ, क्योंकि सिर्फ साइज़ बड़ी होना। और ये शुरुआत हुई रिलायंस पावर से। 2008 में रिलायंस पावर का IPO था, उस समय 11,563 करोड़ का सबसे बड़ा IPO था, और 2008 में मंदी के दौर में ये IPO लाया गया। तो IPO को रिस्पॉन्स ज़बरदस्त मिला, लोगों ने जी भर के इसमें पैसे लगाए, लेकिन बाद में देखें तो लिस्टिंग के समय इसने नुकसान दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे, पेटीएम ने तो लोगों को बर्बाद ही कर दिया, आज भी वो प्राइस नहीं आई जो इसकी IPO प्राइस थी। तो इस तरह से जितने बड़े IPO है उनमें नुकसान हुआ ही है। अब यहाँ पे देख दो कि SBI सिक्योरिटीज़ के जो रिसर्च एनालिस्ट है सनी अग्रवाल, वो इस समय हुंडई मोटर को लेकर बुलिश है।
उनके हिसाब से मारुति सुजुकी के बदले जो इसका बिजनेस है ईवी सेगमेंट में काफ़ी ठीक लग रहा है और ये आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो सनी अग्रवाल का कहना है कि अगर मारुति और हुंडई की तुलना करें तो जिस तरह के रिटर्न रेशियो और मार्जिन प्रोफाइल है उसको देखते हुए हुंडई शहरी ग्राहकों की को ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा इसको हुंडई को प्रीमियमाइजेशन का फ़ायदा भी है। हुंडई का आरओसी देख सकते हो कि मारुति से अच्छा है। सनी अग्रवाल का ये भी कहना है कि वर्तमान स्तरों पर हुंडई फेयर वैल्यूएशन पर है और सनी अग्रवाल ने कहा है कि अगर आगे जाकर उन्हें हुंडई या मारुति में किसी को चुनना पड़े तो वो हुंडई को चुनेंगे। हुंडई एक बहुत ही मजबूत ब्रांड है। कंपनी को क्रेटा के ईवी वर्जन के लॉन्च से फ़ायदा मिलेगा। ईवी में हुंडई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के मामले में मारुति से थोड़ा आगे चल रहा है। ऐसे में अगर लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में नज़र में देखें तो मारुति की तुलना में हुंडई मोटर बेहतर दिख रहा है और ये आपको आने वाले समय अच्छा रिटर्न दे सकता है और क्यों ना वो आईपीओ प्राइस से अभी भी स्टॉक नीचे मिल रहा है तो ये बेहतर ही करेगा आने वाले समय। दूसरी तरफ देखें नोमुरा बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय हुंडई मोटर को लेकर और उनके हिसाब से देखें तो आने वाले समय इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी ठीक लग रहा है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हेल्दी दिख रही है। आने वाले समय ये बेहतर करेगा। तो आने वाला जो समय पीवी इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो जो CAGR है वो 6 से 8% के आसपास रह सकता है आने वाले 5 से 10 सालों में। तो नोमुरा का ये भी कहना है कि लगातार अट्रैक्टिव डिज़ाइन और हाई टेक फीचर्स ऐड कर रही है कंपनी जिसकी वजह से जो प्रीमियम कस्टमर हो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। लगातार कस्टमर बेस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे नोमुरा का ये भी कहना है कि पीवी सेगमेंट में कंपनी का बहुत मजबूत एक पकड़ है और लगातार देखें तो दूसरी कंपनियों को पछाड़ के आगे अपनी पोजीशन को लगातार बनाए हुए नंबर 2 पे पोजीशन बनी हुई है। आने वाले इसमें निकट भविष्य में ये और शानदार कर सकता है। नोमुरा का ये भी कहना है कि हुंडई मोटर्स का जो मैनेजमेंट है वो लगातार फीडबैक लेते हैं और जो कस्टमर को पसंद हो वही प्रोडक्ट बाजार में लेके आ रहे हैं। उनके जो SUVs मॉडल वगैरह बहुत ही शानदार है। टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरी कंपनियों के हट के शानदार टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं जिसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नोमुरा ने एस्टिमेट किया है कि आने वाले समय जो देखें तो फाइनेंशियल 2025-27 तक इनका जो वॉल्यूम देखें तो 8% CAGR के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी की एबिटा मार्जिन की बात करें उसमें 14% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस समय जो 13% के आसपास 14% जा सकते हैं। कुल मिला के उनका कहना है कि बिजनेस तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे हुंडई मोटर के ROE की बात करें 42% की ग्रोथ दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है। आने वाला जो समय और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा और लगातार ये जो IPO प्राइस है 1960 उससे काफ़ी बेहतर कर सकता है। करीब 26% की अपसाइड देख रहा है नोमुरा। उनके हिसाब से 2472 का टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है। जो उनका P मल्टीपल 25x के हिसाब से देखें तो ये फेयर वैल्यू पर स्टॉक है और निवेश की सलाह दे रहे हैं। तो कुल मिला के इस गिरावट का फ़ायदा उठा के निवेश के बारे में आगे अपनी रणनीति बना सकते हैं। ऐसे मार्केट एक्सपर्ट इसमें बुलिश है इसको लेकर। फिलहाल अभी कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 75% बाय की कॉल है, मात्र 25% सेल की कॉल है। यानी लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है। अब एक बार पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1838 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट आज इंट्राडे में टूटा है। सेकंड सपोर्ट 1805 के आसपास है और ये सपोर्ट भी आज हमने टूटते हुए देखा। तीसरा सपोर्ट 1758 के आसपास है, 1758 का। पॉजिटिव माहौल बना तो 1918 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार किया तो 1966 तक जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा जहाँ पे इसकी ऑल टाइम हाई है। और तीसरा रेजिस्टेंस वो 1999 यानी 2000 के आसपास है। एक बार 2000 को पार करें तो फिर तेज़ी की संभावना बन सकती है। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए। लेकिन अभी भी बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए, जिस तरह से बाजार गिर रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए बाजार को लेकर। बाजार स्टेबल है उसके बाद में खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें। क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।